रात के 10 बज रहे हैं, यानी आज तक पर दस्तक देने का वक्त आ चुका है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। भारत में वक्त पर सही इलाज न मिलने के कारण हर साल करीब 2 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा देते हैं। किसी आतंकवादी हमले, किसी महामारी के कारण होने वाली मौतों के आंकड़ों से भी ज्यादा बड़ा खतरा समय पर सही इलाज न मिल पाना होता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह समझने के लिए आपको बिहार ले चलते हैं। दिखाते हैं ऐसा शटर वाला अस्पताल जहां दुकानों में इलाज होता है, आधा शटर गिराकर ऑपरेशन होता है, मरीज को पड़ोस के घर में सर्जरी के बाद बरामदे में रखा जाता है। चंद घंटे की बारिश में दरभंगा के जिस सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में पानी भरा, उसी अस्पताल से जब खबर आई कि 48 घंटे में 4 बच्चों ने दम तोड़ दिया और 4 बच्चों में एक मृतक कोरोना पॉजिटिव मिला, चिंता होने लगी कि कहीं कोरोना ने बच्चों के ऊपर अटैक तो नहीं शुरू कर दिया। तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो वजह बच्चों की मौत के पीछे बताते हैं, उसे सुनना जरूरी हो जाता है। सारे बच्चे जो थे वो खून की कमी थी, निमोनिया हो गया था, सेप्टिसीमिया हो गया था, क्योंकि इतना लंबा टाइम तक वो बाहर घूमते रहे, इलाज कराते रहे, जैसे भी कराते रहे, तो उनका कहीं प्रॉपर एक जगह रह के इलाज नहीं हुआ। तो जब लास्ट मोमेंट में जब बच्चा सीरियस होता है, तब तो चलिए भाई DMCH। तो क्या सच यही है कि वक्त पर सही इलाज न मिलने के कारण आम आदमी और बच्चे जान गंवा देते हैं? इस बात की जमीनी हकीकत आप जान सके, इसलिए दरभंगा से 80 किलोमीटर दूर सहरसा से संवाददाता रोहित सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जहां शटर खुलता है तो अस्पताल चलता है, शटर खुलता है तो इलाज होता है, आधा शटर गिराकर ऑपरेशन किया जाता है। जहां मरीज को ऑपरेशन के बाद पड़ोसी के घर रखा जाता है। जहां आधी रात जरूरत पड़ जाए तो अस्पताल के बगल की पड़ोसी ही शुरुआती इलाज कर देती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य व्यवस्था के सुशासन वाले होर्डिंग से घूमते कैमरे के साथ देखिए, पता चल जाएगा। सहरसा की वो जगह जहां बाहर 2 बेंच डालकर चाय समोसे नुमा 5 शटर वाली दुकानों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। आज आपको जो हम दिखाने जा रहे हैं वो है एक शटर वाला अस्पताल। इस वक्त हम सहरसा जिले के बनमा इटहरी प्रखंड में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप ये 5 दुकानें देख रहे हैं, दरअसल ये 5 दुकानें जो है, इन्हीं दुकानों में जो है बनमा इटहरी प्रखंड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो चलता है। देखिए किस तरीके से शटर उठाया जाएगा और अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो हैरान कर देगा। इन 5 दुकानों में, जो कि बाजार समिति की दुकानें हैं, बताया जा रहा है कि 10 साल पहले बन के ये सब तैयार हुआ था, लेकिन बाजार दुकानें इसमें नहीं खुली। इसमें खुला क्या, इसमें अस्पताल खुले। पहली शटर वाली दुकान में रोगी का पंजीकरण होता है, दूसरी शटर वाली दुकान में दवा देने का काम, तीसरी शटर वाली दुकान को सर्जरी का कमरा कहते हैं, चौथी शटर वाली दुकान में वैक्सीन रखी और लगाई जाती है और 5वें शटर के भीतर बैठे डॉक्टर आधा शटर गिराकर यहीं पर ऑपरेशन भी कर देते हैं। जैसे ऑपरेशन हुआ फिर इसको हटा दिया जाता बाहर, फिर यहाँ बेंच लगा करके फिर इसको शटर को हाफ गिरा करके तब जो है ना एक पर्दा लगा दिया जाता है। फिर उसी यहीं हम नहीं करते हैं, प्रभारी सर आते हैं तो करते हैं, यहीं पर करते हैं, यही हो जाता है, यहीं पर ऑपरेशन किया जाता है। और उसके बाद दूसरे के यहाँ अनिल एक है अनिल मोदी, उनके घर में रखा जाता है। तो क्या चीज रखा जाता है? पेशेंट सबको। मतलब यानी कि ये जो आपका हिस्सा है, ये 5वां जो दुकान का हिस्सा है, ये अगर ऑपरेशन करना हो तो आप जरा सा बाहर चलें, हम बाहर से आपको दिखाते हैं। अपने कैमरामैन को बोलेंगे कि ये जो 5वां दुकान है, यहाँ पे अगर किसी को ऑपरेशन करना हो तो ये टेबल हटा दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे हाँ जी 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 यहीं पर ऑपरेशन के लिए टेबल लगता है। ऑपरेशन का टेबल यहाँ लगाया जाता है और फिर यहीं पे आप लोग शटर आधा गिराते हैं, आधा गिरवा करके फिर जो है ना ऑपरेशन होती है, यही ऑपरेशन होता है। जी जी
उसके बाद फिर उसको बाहर स्टेशन नीचे में रखा जाता है। फिर वहाँ पर से जो है ना, फिर अनिल जी के यहाँ, अनिल मोदी के यहाँ ले जाकर उनको व्यवस्थित किया जाता जो है। ऑपरेशन वाला बेड है वो पेशेंट सब जो है ना, ऑपरेशन को फिर दूसरी जगह रखा जाता है, दूसरी जगह रखा जाता है। प्राइवेट घर में किसी हाँ, प्राइवेट घर में रखा जी। अब आप इसे सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहेंगे या शर्तिया इलाज करने वाले नीम हकीम ओझाओं की दुकान, जहां आधा शटर गिराकर मरीज का ऑपरेशन करने के बाद उसे पोस्ट सर्जरी सुरक्षित रखने के नाम पर पड़ोस वाले मोदी जी के 2 घरों में लिटाया बैठाया जाता है। मरीजों को ज़रूरत पड़ती है तो इसको यहाँ से ले जाया जाता है अस्पताल में, फिर उसका इस्तेमाल होता है। और यहाँ देखिए कितने सारे यहाँ पर सिरिंज जो इंजेक्शंस जो हैं वो यहाँ पर जो आपको मिलेंगे। यहाँ देखिए बोरा भर भर के जो है यहाँ पर सिरिंज और दवाइयाँ यहाँ पर मौजूद हैं। सोचिए आप किसी अस्पताल में अपनी या अपनों की सर्जरी कराएं और डॉक्टर साहब कहें कि भाई साहब अब आप अपने मरीज को बगल वाले शर्मा वर्मा दुबे शुक्ला जी के घर ले जाकर लिटा दीजिए, आप पर क्या बीतेगी। लेकिन ऐसा होता क्यों है यहाँ पर, जवाब सुनिए। टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं। और सुबह 8 बजे आप लोग शटर उठाते हैं, अस्पताल खुल जाता है जी। और रात में 8 बजे शटर गिराते हैं, जी हाँ, अस्पताल बंद। और जब 5 डॉक्टर 10 नर्स वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शटर गिर जाता है तो रात बिरात किसी को इलाज चाहिए तो काम आती है पड़ोस वाली सीमा जी। पढ़ाई तो इनकी भी कोई डॉक्टरी या नर्स वाली नहीं, लेकिन अब अस्पताल के बगल इतने दिनों में रहती हैं तो छोटा मोटा इलाज भी कर देती हैं। रात में रात कोई भी अगर एक्सीडेंट होके आते हैं तो उसका नंबर है मेरे पास सभी स्टाफों का, उसको कॉल करके बुला लेते हैं। और थोड़ा बहुत तो हम अपनी यूज मतलब हल्का फुल्का होता है तो हम यहाँ हॉस्पिटल से सबकी दवाई सुई टोटल चीज ले लिए हैं। तो थोड़ा सा सर्जरी कटिंग वुटिंग होता है तो बीटाडीन डिटॉल सब चीज लेके रखे हैं हॉस्पिटल से, उसका हम जहाँ तक इलाज कर देती है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होता है तो कर देते हैं। जहां खुले में शटर उठाकर बेंच पर लेटाकर इलाज कर दिया जाता हो, उनके लिए एक अस्पताल का इंतजाम क्यों नहीं हो पाता? क्या अधिकारियों को नहीं पता है? यहाँ पर वैसे डीएम साहब भी आए, सिविल सर्जन साहब आए, एसडीएम साहब, सब लिख करके जाते हैं कि हम कहाँ बनाएंगे कहाँ नहीं। कभी यहाँ बोलते हैं कि इसके पीछे में एक जमीन है, वहाँ बोलते हैं, कभी बोलते हैं बनमा एक गांव है उसके बगल में बोलते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे शटर वाले अस्पतालों के भरोसे छोड़ दिया गया आम आदमी वक्त पर ही सही इलाज न मिलने के कारण सहरसा से पटना तक और पटना से दिल्ली तक दौड़ता है, कर्ज लेकर इलाज भी कराता है, अपनों की जिंदगी भी नहीं बचा पाता है। रोहित सिंह, सहरसा आज तक। मुमकिन है कि ये जितनी चौंकाने वाली जगह लग रही है वहां के लोगों के लिए इकलौता सहारा भी हो। व्यवस्था आखिर क्यों नहीं ऐसे अस्पताल वहां पर बना सकती कि इस तरह की जुगाड़ की आवश्यकता न पड़े। अब बारी महंगाई के उस वायरस के खिलाफ दस्तक देने की है जो लगातार आम इंसान को सता रहा है। मई महीने में ही तेल के दाम 16 बार बढ़ गए, गाड़ी का तेल भी महंगा हो रहा है, कड़ाही में डालने वाला तेल भी महंगाई से खौल रहा है। कोरोना में जब आम लोगों के काम धाम पर असर हुआ है, लॉकडाउन में जब रोजगार वेतन पर संकट आया है, तब सरकार महंगाई पर चिंता करती नहीं दिखती। एक दौर था जब महंगाई डायन खाए जाती बोलकर राजनीति होती थी, तो अब क्या महंगाई डायन भाए जात है? नमस्कार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से घबराना नहीं है, इसका भी वही बचाव है जो कोविड का है। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सरकार को आपकी बहुत चिंता है। महंगाई एक बीमारी है, इससे बचें। खाना कम खाएं, कपड़े फटे पुराने पहने और हो सके तो कहीं पर भी पैदल ही जाएं। ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग ना करें। ध्यान रहे, हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं। महंगाई का दर्द जब हद से गुजरने लगा तो आम आदमी ने महंगाई को ही आत्मा की तरह अजर अमर मान का स्वीकार कर लिया। ऐसे वक्त में पहली तारीख की सैलरी आने से पहले मई महीने के आखिरी दिन मिलाकर 16 बार तेल के दाम बढ़े तो जनता ही कहने लगी, तेल मत देखो, तेल की धार भी मत देखो, देखो तो बस तेल के दामों में रफ्तार देखो। क्योंकि देश के 726 जिलों में से 126 जिले में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के नोट के पार है। मई के 31 दिन में हर दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम में महंगाई की माचिस छुआई गई। 31 दिन में से 16 दिन ऐसे रहे जब तेल के दाम बढ़े, एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब दाम 4 पैसे भी घटे हो। और तब जनता का सवाल है हर सरकार से
लॉकडाउन में जब सैलरी कटी है, घटी है, जब रोजगार पर आफत बटी है, तो तेल के दामों वाला अत्याचार क्यों है? पेट्रोल की कीमतों के तो दाम काफ़ी चढ़ ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कोई गुंजाइश नहीं। हमारी सैलरी में तो कुछ बढ़ाव है नहीं, लेकिन जो रोज ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर जो बढ़ाव हो रहा है उससे तो आम आदमी का जीना ही एकदम मुश्किल हो जा रहा है। तो बस सरकार से एक ही निवेदन है कि ये जो चीज़ें बढ़ रही है इस पे थोड़ा गौर करके इसको नीचे लाए, ताकि आम जनता जो है वो अपने ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर सके। पेट्रोल तो हर किसी की ज़रूरत है, कहीं भी जाना है तो पेट्रोल से ही जाना होगा, क्योंकि आजकल प्राइवेट वाहन चल नहीं रहे हैं, जो कमर्शियल वाहन है तो अपना पेट्रोल डलवाना पड़ता है और पेट्रोल 103 रुपये से ऊपर निकल गया है। अब आप समझ सकते हैं एक आम आदमी को कितनी परेशानी हो रही होगी। रेट दिन पे दिन बढ़ रहा है लगातार। एक टाइम पे सोचा गया था कि पेट्रोल वापस 60-70 रुपए जाएगा, लेकिन वो बढ़ता ही जा रहा है, नॉन स्टॉप बढ़ रहा है। बच्चे की पेंसिल से लेकर पानी की बोतल तक, लॉलीपॉप से लेकर घर के फ्रिज, टीवी तक, हर चीज में टैक्स भरने वाले ये वो आम आदमी हैं जिन्हें तेल की महंगाई आर्थिक रूप से और कमजोर ही करती है। क्योंकि जब इसी साल आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने यह बताया कि पहले लॉकडाउन के दौरान भारत के अरबपतियों की संपत्ति में करीब 35% का इजाफा हुआ है, जबकि पहले लॉकडाउन में ही 84% परिवारों की आमदनी घटी। और तब दूसरा लॉकडाउन आने के बाद आमदनी तो बढ़ती नहीं दिखी, लेकिन तेल की महंगाई का वार लगातार बढ़ता गया। सवाल उठता है कि तेल के दाम क्यों बढ़े? क्या इसका कारण 5 राज्यों में हुए हाल के चुनाव हैं? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद से चुनावी नतीजे आने तक 27 फरवरी से 3 मई के बीच पेट्रोल डीजल के दाम में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई। इस दौरान तेल की कीमतों में 4 बार गिरावट जरूर आई थी, लेकिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद 4 मई से 31 मई के बीच 27 दिन में 16 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ठंडियों में कहते थे कि ठंडी में महंगाई बढ़ती है, गर्मी आने दीजिए। अब मई तो बीत गई और कितनी गर्मी का इंतजार महंगाई की ठंडक लाने के लिए जनता करे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वोट के लिए तेल के दाम बढ़ने से रोक रखे थे वो चुनाव के बाद अब वसूले जा रहे हैं? इसका जवाब हमने 2 पेट्रोलियम एक्सपर्ट से पूछा। सहमति होती है कंपनियों की केंद्र सरकार के साथ या अन्य सरकारों के साथ कि भाई अभी जो है वो इलेक्शन चल रहा है तो कीमत को ऊपर नीचे मत करो। इससे हमारे हमारे पब्लिक परसेप्शन है हमारा, उसके ऊपर एक असर पड़ता है, उससे नुकसान हो सकता है, राजनीतिक नुकसान हो सकता है। तो वो पॉलिटिकल कमोडिटी है, उसका पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है। अब उसको मैनेजमेंट बोलें, मैनिपुलेशन बोलें या प्रभाव बोलें या कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। ये एक ट्रेंड सा बन गया है और मैं लगभग 20 साल से देख रहा हूँ, चाहे एनडीए की सरकार हो चाहे यूपीए की सरकार हो, पब्लिक सेक्टर कंपनीज चुनाव के टाइम जितना कम हो सके या बिल्कुल भी नहीं रेट बढ़ाती हैं। यानी मार्च अप्रैल की वसूली अब तेल कंपनियां कर रही हैं। तो क्या सिर्फ तेल कंपनियां जिम्मेदार हैं? जवाब है नहीं, जिम्मेदार तो सरकारें हैं। इसका हिसाब देख लीजिए। आप अभी अगर 100 रुपए पेट्रोल पर खर्च करते हैं तो उसमें से 35 रुपया केंद्र सरकार के खजाने में जाता है। 24 रुपया जिस राज्य में आप तेल भराते हैं उस राज्य सरकार के खजाने में जाता है। यानी 100 रुपए में 41 रुपए का तेल, बाकी 59 रुपए टैक्स की माला, महंगाई से जनता के बजट का झिंगा ला रहा है। अभी संभालना तो मुश्किल हो जा रहा है ना, इतना प्राइस बढ़ते जा रहा है तो कोई क्या करेगा? उपाय तो है नहीं, लेकिन करना पड़ता है। हमारे को तो पुराने दिन देते मोदी जी, अच्छे दिन ना चाहिए। बहुत देख लिए अच्छे दिन, 100 रुपए लीटर तो पेट्रोल देखा ही नहीं था कभी। अब 100 रुपए लीटर पेट्रोल सर मार कितनी पड़ रही है। आम जनता इससे पिस रही है और सरकार की व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। ना तो केंद्र सरकार देख रही, ना प्रदेश सरकार देख रही है। गरीबी के हित में कोई भी ऐसा सरकार कदम नहीं उठा रही है। तेल के दाम इतने बढ़ गए कि मई महीने में ही 3.25 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है, जिसे नहीं रोका गया तो कोरोना के संकट में नौकरी और सैलरी के लिए हाथ पांव मारता आम आदमी आर्थिक रूप से और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए आज की दस्तक है, पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल करने के लिए सरकारें तुरंत टैक्स घटाएं। केंद्र सरकार को तेल के दामों में एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके जनता को महंगाई से राहत देनी चाहिए। राज्य सरकारें अपने खाते से वैट में कटौती करके जनता को तेल की महंगाई से बचाएं, वरना आम आदमी तेल की महंगाई में एक चुटकुला बनकर रह जाएगा। महंगाई एक बीमारी है, इससे बचें। खाना कम खाएं, कपड़े फटे पुराने पहने और हो सके तो कहीं पर भी पैदल ही जाएं। ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग ना करें। ध्यान रहे, हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं। आज तक ब्यूरो। महंगाई सीधे अब तुरंत महसूस इसीलिए नहीं होती क्योंकि ये किश्तों में आती है।
25-25 पैसे करके बढ़ती है। लेकिन कब रुपया 2 रुपया नहीं बल्कि 5-7 रुपए से लेकर 100-200 रुपए का रूप ले लेती है, हवा नहीं लगती। लेकिन कितना असर डालती है, इसका एक गणित आपके लिए निकाला है हमने। जहां 2019 में औसत पेट्रोल की कीमत 73 रुपए प्रति लीटर रही, वहीं अब पेट्रोल का रेट औसत 94 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। अब अगर दिल्ली में एक आम आदमी महीने में 50 लीटर पेट्रोल का खर्च करता है तो 2019 जिसका एक महीने में तेल पर खर्च 3,650 रुपए आ रहा था, उसी इंसान को अब उतना ही पेट्रोल डालने में 4,700 रुपए देने पड़ेंगे। यानी एक महीने के खर्च में अब 1,050 रुपए का भार जनता के ऊपर बढ़ चुका है। ये एक उदाहरण दिया है जिसमें सीधे सीधे करीब 1,000 रुपए से ऊपर की जेब को महंगाई की कैंची काट रही है। अभी इसमें खाने का तेल, सब्जियां, फल, एलपीजी गैस की महंगाई जोड़ी नहीं गई है। इसीलिए जरूरी है कि जनता की दस्तक को सरकारें सुने, तेल की महंगाई से राहत दें। कोरोना से देश अब तक 3,29,000 नागरिकों को खो चुका है। हर परिवार को दर्द कोरोना ने दिया है, लेकिन लखनऊ के एक परिवार की ऐसी कहानी हमारे पास आई है जिसे सुनकर दिल सहम जाता है। जहां एक अंतिम संस्कार होता तब तक दूसरी अर्थी परिवार के सदस्य को उठानी पड़ती। एक परिवार जहां 8 मौत की वजह कोरोना बना। महामारी ने परिवार को रुलाया, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से इस परिवार को कोई मदद नहीं मिली। ऐसे कोई चॉकलेट मंगाती थी पर वो कुछ और नहीं लाते थे। मामा हॉस्पिटल में थे तब बात किया था तुमने? हाँ, क्या बोली? पर मुझे कुछ पता नहीं रहता है। इस बच्ची को नहीं पता कि इसके पिता ही नहीं बल्कि इस घर के 8 लोगों की सांसें कोरोना थाम चुका है। जब कोई कोरोना से जान गंवाते नागरिकों के देश में पॉजिटिविटी की बातें करे तो उस राजनीति को इस बच्ची का चेहरा दिखाकर बात करने को कहिएगा, जो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बहाने बनाते हैं। दिखा दीजिए उन्हें लखनऊ के इस परिवार की कहानी, जहां 8 लोगों ने जान गंवाई है कोरोना से। जहां 8 लोगों की 13वीं एक साथ हो रही है, जहां 4 भाई एक ही परिवार के नहीं बचे, जहां 4 बहुओं के माथे का सिंदूर 1 महीने से कम वक्त में कोरोना के कारण मिट गया। कोरोना ने अपने इस दौर में बहुत ही कहर बरपाया, लेकिन हम जिस परिवार में हैं, ये लखनऊ के इमलियापुरवा गांव की कहानी है। और इस गांव में एक परिवार ने अपने 8 लोगों को इस कोरोना में खोया है। 4 सगे भाई, 2 बहनें और माँ और बड़ी माँ। इस पूरे परिवार का एक तरीके से इस कोरोना ने इतना नुकसान किया है जो शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। ये वो तमाम तस्वीरें हैं 35 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक के सभी भाई, 4 भाई को कोरोना ने अपना शिकार बना लिया है। एक साथ इस घर में 4 बहुएं विधवा हो गई, 2 बहनों की मौत हो गई, मां की मौत हो गई, और ये सब कुछ महज 22 दिन के भीतर। 22 अप्रैल से 15 मई के बीच इस घर से 8 अर्थियां उठी हैं। एक चिता की लकड़ियां बुझती नहीं थी, दूसरी अर्थी कोरोना घर से उठवा रहा था। 6 भाइयों में सबसे बड़े ओंकार यादव की बातें सुनने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। सुबह हमने 10 बजे माता जी का संस्कार किया और 3 बजे अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार किया। उसके पश्चात घर में 2-2 लाश। उसके बाद हमारे रेल अधिकारियों ने हमारे भाइयों को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ पर हमारे बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया। उसके पश्चात सबसे बड़े भैया रेलवे अस्पताल में खत्म हुए। मेरा छोटा भाई ठीक हो गया था, 20 दिन जीवित रहा, लेकिन रेलवे के डॉक्टरों की लापरवाही से हमारे छोटे भाई की मौत हुई। 20 दिन के बाद मेरा छोटा भाई भी खत्म हो गया और बड़े भैया की मृत्यु सुनकर मेरी बड़ी अम्मा भी स्वर्गवास हो गया। हमसे 2 छोटी बहनें थीं, वो भी जब बीमार हुई तो अपने घर चली गई और घर जाकर वो भी खत्म हो गई।
महामारी ने जैसे इस घर में बसेरा कर दिया था, ये परिवार 25 दिनों में हर दूसरे तीसरे दिन टूटता था, लेकिन अपने पतियों को खोती जा रही घर की बहुएं हिम्मत दिखाती थी ताकि बाकी लोगों की ताकत न टूटे। किसी भाई को बताते नहीं गए, सारे भाई एक भाई को पूछते रहे, हमको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो गए। यह मैं आश्वासन देता रहा और उनको बताया नहीं। मेरे घर की जो विधवा थी बेरंगना जैसे लड़ती रही, जैसे ही कोई खत्म होता था वो अपने पति को लेकर बाहर निकल जाती थी। कोई भी किसी से बताया नहीं। ये मेरे घर का उसमें पोजीशन थी कि मेरे घर की औरतों ने बहुत हिम्मत का काम किया। हम ये कहानी आज इस परिवार के दर्द के लिए आपको नहीं दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं उस परिवार का धैर्य और साहस जिसने सबसे मुश्किल वक्त में भी एक एक करके दम तोड़ते 8 लोगों के बीच परिवार को संभाला है। लेकिन न तब और न अब स्वास्थ्य सुविधाओं समेत कोई प्रशासनिक मदद इस दरवाजे की चौखट तक नहीं पहुंची। मुआवजा कुछ सहयोग राशि कुछ अभी तक सरकार की तरफ से मिला या नहीं मिला? नहीं, सरकार के द्वारा तो कोई ना मुआवजा मिला है, ना कोई आश्वासन मिला है और ना ही कोई अधिकारी यहाँ तक नहीं आया। हमने पूछा, हमारे चाचा है वो भी, आधा गांव यहाँ पर पॉजिटिव था। सभी लोग घर में ही अपने इलाज कराते रहे, जड़ी बूटी का इलाज करते रहे, झोरा छाप डालो इलाज करते रहे, लेकिन हॉस्पिटल कोई नहीं गया। जब ये मौतें हुई तो सभी असमंजस में पड़ गए, हॉस्पिटल नहीं जाना है। और हमारे चाचा थे, हमारे चाचा लड़का था, सभी पॉजिटिव थे। हमारे घर में 5 लोग पॉजिटिव थे जो मैंने प्राइवेट इलाज कराया है और उनकी लोगों दवा प्राइवेट लाए हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं है। शायद ही कभी ऐसा सुना हो कि एक घर में 8 लोगों की तेरहवीं एक साथ हो रही हो। हम लखनऊ के पास इमलिया पुरवा के इस गांव में हैं, यादव परिवार, और इन 4 भाई, माँ, 2 बहनें और बड़ी माँ, सबकी आज तेरही है इस घर में और पूरा परिवार इस वक्त पूरी तरीके से बिखर चुका है। हम तो यही सोच रहे थे कि ये भाई खत्म हुआ दूसरा बच जाए, ये खत्म हुआ चलो छोड़ो अब ये बच जाए। एक अंत तक सभी खत्म हो गए, कोई नहीं बचा, सभी खत्म हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारा घर तबाह हो गया, सब कुछ मिट गया। हम अकेला बचा हूँ, एक छोटा भाई है। अब ये हम 4-6 परिवार कैसे संभाल लेंगे ये मैं खुद नहीं जानता हूँ। वोट लेने घर घर आने वाली राजनीति के पांव अब तक इस घर में मदद पहुंचने के नाम पर क्यों ठिठके हुए हैं? जिन सरकारों का चरित्र ही जन कल्याण होता है, उन्हें क्यों नहीं ये परिवार अब तक दिखता? प्रशासन की दर्जन भर योजनाएं जो कागज में लिखी होती हैं, वो आखिर क्यों इस परिवार तक नहीं पहुंचती हैं? इन सवालों का जवाब देते हुए आप दस्तक दीजिए ताकि कोरोना से 8 मौतों का सामना करने वाला एक परिवार अब जिंदगी में आगे परास्त ना हो। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। परिवारों में मातम है, लेकिन सरकारों को अपनी अपनी सियासत की चिंता है। जहां संविधान कहता है कि राज्य और केंद्र मिलकर जनता के कल्याण के लिए काम करें, वहां पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक रस्साकशी एक अफसर को लेकर होती है। दीदी, ओ दीदी, দিদি ব্যাঙাচি জানেন তো? ব্যাঙাচি, ব্যাঙের বাচ্চাকে বলি ব্যাঙাচি, আর ওরা দেয় ভাঙাচি ভ্যাঙাচি। ये चुनावी टकराव था। इस टकराव में ममता बनर्जी की जीत हुई, लेकिन अब केंद्र सरकार और ममता सरकार के बीच खींचतान का चक्रव्यूह ममता सरकार में मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर है, जिन्हें केंद्र ने 31 मई तक कोलकाता छोड़कर दिल्ली रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। लेकिन ममता सरकार ने अपने अफसर को रिलीज नहीं किया और मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने रिटायरमेंट ले लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें मुख्य सलाहकार भी बना दिया। सिर्फ राजनीति बिना ना वेस्ट बंगाल का विकास होगा आने वाले दिन में, राजनीति के बिना वेस्ट बंगाल के जनता का कोई सुधार होगा, वेस्ट बंगाल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वेस्ट बंगाल में रहने वालों को कोई सुखी होगा, कोई भला होगा, ऐसा करने का कोई ममता बनर्जी का इच्छा नहीं है। सिर्फ राजनीति करने का उनका तन मन बना लिए हैं। अलापन बनर्जी वो रिटायर करने वाला है, उनका एक्सटेंशन का एप्लीकेशन और रिकमेंडेशन स्टेट से दिल्ली में गया और दिल्ली सैंक्शन किया। तो उसके बाद जब अचानक उसको ट्रांसफर का खत इशू हो रहा है, तो उसके पीछे
पॉलिटिकली विंडिक्टिव जो मेंटालिटी है वही कम कर रहा है। ममता सरकार में मुख्य सचिव रहे अल्फन का कार्यकाल 31 मई को खत्म होना था। शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने अपने मुख्य सचिव का कार्यकाल 3 महीने बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। केंद्र ने मंजूरी भी दी थी, लेकिन दावा हुआ कि तनातनी बढ़ी इन खाली कुर्सियों वाली तस्वीरों के घटनाक्रम से। जब चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें न तो मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया, न ही मुख्य सचिव अल्फन ने। बाद में बैठक में आधे घंटे देरी से ममता बनर्जी पहुंची और नुकसान की रिपोर्ट देकर चली गई। बैठक वाली घटना के कुछ ही घंटे बाद केंद्र ने ममता सरकार में मुख्य सचिव को डिप्यूटेशन पर 31 मई को दिल्ली पहुंचने को कहा था। ममता ने अपने अफसर को रिलीज करने से मना किया। ममता ने अब चिट्ठी लिखकर कहा कि गृहमंत्री हिटलर जैसी तानाशाही कर रहे हैं और अब अल्फन रिटायरमेंट लेकर ममता सरकार के मुख्य सलाहकार बन गए हैं। जो कुछ भी वहाँ की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने किया है, वो जानबूझकर किया गया संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है। और मुझे लगता है कि इस आपराधिक जो जानबूझकर किए गई इस आपराधिक गुनाह को लोकतंत्र और देश कभी नहीं माफ करेगा। हम लोग एक होकर काम करना चाहते हैं, लेकिन बंगाल की भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोविड में भी राजनीति करते हैं, यश दुर्योग में भी राजनीति करते हैं। ये जनता के हित में नहीं है और ये देश पूरा देख रहा है। 2021 में इसका जवाब बंगाल की जनता ने दे चुका। ममता का पक्ष कहता है कि ये बदले की कार्रवाई थी और बीजेपी से ममता सरकार का गुरूर में प्रोटोकॉल तोड़ना बताती है। अभी मामला थमा नहीं है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक नियमों के आधार पर अल्फन बंदोपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी दिल्ली कर रही है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। देश में कोरोना गांव-गांव में घुसपैठ कर चुका है। रोज गांव में लोगों के बिना इलाज दम तोड़ने की खबरें आ रही हैं। गांव में अस्पताल और डॉक्टर की कमी इस महामारी के कहर को शहरों से भी ज्यादा खतरनाक बना रही है। ऐसे में गांव के ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना जरूरी है, लेकिन जो टीका गांव का सुरक्षा चक्र बन सकता है, उसे झूठ के हथियार से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर ऐसी उल जुलूल बातें घर कर गई हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है। आज आपको वैक्सीन से जुड़े ऐसे ही भ्रम के खिलाफ दस्तक देनी है। सबसे पहले बिहार के सहरसा चलते हैं। अठारह साल के अमन कुमार से मिलिए, जो मानते हैं कि वैक्सीन लगवाने से आदमी मर जाता है। वैक्सीन लिए हो? नहीं। क्यों? इसीलिए उससे आदमी मरता है। 41 साल के प्रणव कुमार कहते हैं कि सरकार गलत वैक्सीन लगा रही है। वैक्सीन लगवाए हैं? नहीं। लगवाएंगे? वैक्सीन क्या लगा? वैक्सीन तो जो ओरिजिनल वैक्सीन है वो तो बेच दिया गया है सरकार के द्वारा। वो गलत वैक्सीन दिया जाता है, क्या लगाएंगे? 21 साल के कौशल कुमार बताते हैं कि वैक्सीन लेने से बुखार आना गड़बड़ी की निशानी है। वैक्सीन ले रहे हैं तो बुखार आ जाता है, उसके बाद सही से अभी इलाज नहीं चल रहा है, तो इस कारण हम लोग भी वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं। बिहार के सहरसा का करियत गांव 1500 लोगों का एक ऐसा गांव जहां वैक्सीन को लेकर लाखों भ्रम है। आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह आज देश को बताने वाले हैं कि क्यों गांव में कोरोना इतना कहर बरपा रहा है। मास्क से 2 गज की दूरी रखने वाले करियत गांव से रोहित कुमार सिंह आज ये देश को समझाने वाले हैं कि टीके को लेकर झूठ लोगों के मन में कितनी गहराई तक पहुंच चुका है। कोरोना के वैक्सीन को लेकर ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और इसी कारण से जो लोग हैं वो वैक्सीन लेने में हिचक रहे हैं। इस वक्त हम सहरसा जिले के पत्थरघट प्रखंड अंतर्गत करियत गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गांव वाले जो है वो वैक्सीन लेने से हिचक रहे हैं। कई तरह की भ्रांतियां उनके दिमाग में है, उनके मन में है और हम इस गांव में चलेंगे और लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस गांव के लोग जो हैं वो वैक्सीन लेने से क्यों कतरा रहे हैं और क्यों नहीं वो वैक्सीन ले रहे हैं ताकि उनकी जान बचे। आज तक की टीम को गांव में सबसे पहले अमन कुमार नाम का ही नौजवान मिला। देश भर में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में क्या इस नौजवान ने भी वैक्सीन लगवा ली है? जब ये सवाल हमने पूछा तो जवाब सुनकर हम चौंक गए।
क्या नाम है तुम्हारा? अमन कुमार। अमन कुमार, कितना उम्र है? 18 साल। वैक्सीन लिए हो? नहीं। क्यों? इसीलिए उससे आदमी मरता है। मर जाता है? जी सर। मरने से तो सबको न डर लगता है सर। देश का दुर्भाग्य देखिए कि जो वैक्सीन लोगों की जिंदगी बचा रही है उसे मौत का वारंट मान लिया गया है। लेकिन इस गांव में झूठ के संक्रमण का शिकार होने वाला अमन अकेला नहीं है। कितना उम्र है? 35। वैक्सीन लगाए हैं? जी नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे, हमारा मर्जी है। सरकार बोल रही है वैक्सीन लगाइए। बोल रहे हैं जब मर जाते हैं तो आते हैं देखने के लिए। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं हम बेहोश हो जाते हैं तो आते हो देखने के लिए। जनता को सरकार से नाराज होने का हक है, लेकिन कोरोना की लहर में बिना मास्क घूमना अधिकार नहीं, सेहत पर सीधा प्रहार है। लेकिन सहरसा के इस गांव में मास्क लगाकर घूमने वाले भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ को सच मान बैठे हैं। कितना उम्र है? 41। वैक्सीन लगवाए हैं? नहीं। लगवाएंगे? वैक्सीन क्या लगा? वैक्सीन तो जो ओरिजिनल वैक्सीन है वो तो बेच दिया गया है सरकार के द्वारा। वो गलत वैक्सीन दिया जाता है, क्या लगाएंगे? वैक्सीन लगाने के बाद हम लोग जो देख रहे हैं वो आदमी वैक्सीन लगाने के बाद मरता ही है, क्योंकि ओरिजिनल वैक्सीन है नहीं। वैक्सीन बेच दिया गया है सरकार के द्वारा और गलत वैक्सीन जो है वो उपयोग हो रहा है जनता पर। कैसे लगाएंगे बताइए? ये आप लोग कौन बोला कि गलत वैक्सीन लग रहा है? वैसे देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहा है सब कुछ, तो खुलेआम। लगाएंगे नहीं वैक्सीन आगे भी? कैसे लगाएंगे सर? वैक्सीन लगाने से सुरक्षित होता है, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद यहाँ आदमी देखते मर ही जाता है, कैसे लगाएंगे बताइए? हम करियत गांव के अंदर हैं और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए तो पहले आप देख सकते हैं कि ज्यादातर लोगों ने जो है वो मास्क नहीं पहना हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जो है वो नहीं हो रहा है। अशिक्षा और गरीबी में झूठ तेजी से पनपता है, इसीलिए आज तक की टीम को बिहार के इस गांव में एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो वैक्सीन को लेकर सही जानकारी रखता हो। आप लोग वैक्सीन लिए हैं? नहीं लिए। क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि देखते हैं एक आदमी जो वैक्सीन लगाते हैं वो आदमी मर जाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो इसलिए नहीं लगाए हैं। कितनी उम्र है आपकी? भी 20 हो। क्या कहना वैक्सीन को लेकर, क्या मन में भ्रांति है? अभी तो पूरे शहर में सुन रहे हैं जो वैक्सीन को लेकर धांधली हो रहा है। वैक्सीन में बहुत तरह का घटिया वैक्सीन दे रहा है, इसलिए सब डर रहे हैं। वैक्सीन ले रहे हैं तो बुखार आ जाता है, उसके बाद सही से अभी इलाज नहीं चल रहा है, इस कारण हम लोग भी वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं। वैक्सीन को लेकर भ्रम की एक बड़ी वजह उसकी डोज लगाने के बाद आने वाला बुखार है, जिसे नासमझी में लोग बीमारी से जोड़ बैठे हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे आदमी लेता है उसके बाद वो बीमार पड़ता है, उसका बाद तो देखते हैं वो मर जाता है, तो वैक्सीन क्या करेंगे लेकर के? तो टीके पर सहरसा के करियत गांव में अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि वैक्सीन लगने से मौत हो जाती है, कोई वैक्सीन लगाने से पहले बीमार लोगों की जांच चाहता है, तो किसी का दावा है कि नकली टीका लगाया जा रहा है। टीका लगने के बाद आने वाले बुखार को लेकर भी लोग आशंका से भरे हुए हैं। यही कारण है कि गांव में न तो कोई मास्क पहनता है और न ही लोग घर से वैक्सीनेशन सेंटर की दूरी तय कर पा रहे हैं। आज तक की टीम जब यहाँ पहुँची तो हमने पाया कि इस गाँव में मुट्ठी भर लोग ही ऐसे थे जो वैक्सीन की हकीकत से रूबरू है। ग्रामीण इलाकों में देखें तो टीकाकरण को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह नजर नहीं आता है। इस वक्त हम सहरसा जिले के एक स्कूल में मौजूद है, यहाँ पत्थरगढ़ ब्लॉक में, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सुबह से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में जो है लोग टीका लेने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। हालांकि टारगेट जो है स्कूल पर आज 200 टीके का है। 45 प्लस जो है ना, वो बहुत आदमी कह रहा है कि टीका लेने से मर जाता है, लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा वैक्सीन है, आप लीजिएगा तो कोरोना से बचाव के लिए बहुत राहतकारी होगा। कुछ लोग कहते हैं जो टीका लेने से लोग मर जाता है, हम नहीं लेंगे टीका। कुछ के घर भी हम लोग 10 के घर भी जा के खुद मैं घूमी हूँ, लेकिन बोलने के बावजूद भी वो लोग बस 10 को गाली इधर उधर दे देते हम लोग को ही, या ऐसे बोलते नहीं हम नहीं लेंगे टीका, आप लोग ऐसे मत आइए। देश में भले ही टीके की कमी हो, सभी लोगों को टीका उपलब्ध ना हो, फिर भी भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां आम लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन देश में सहरसा के इस गांव की तरह न जाने कितने गांव हैं जहां वैक्सीन को दोस्त की जगह दुश्मन समझ लिया गया है। रोहित कुमार सिंह, सहरसा, आज तक।
वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ा झूठ जो फैलाया गया वो ये है कि इसे लगाने से मौत हो जाती है, लेकिन ये कितना बड़ा झूठ है अब उसे आंकड़ों की गवाही से समझिए। 31 मार्च को नेशनल AEFI कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि वैक्सीन लगने के बाद 617 गंभीर मामले सामने आए। इनमें से 180 मामलों में लोगों की मौत हो गई। 305 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जबकि 63 मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत भी नहीं पड़ी। 31 मार्च तक देश में 6 करोड़ टीके लगे थे और इस टीकाकरण के बाद से केवल 180 लोगों की मौत हुई, जो कुल वैक्सीनेशन का केवल 0.0003% है। लेकिन सच का यह आंकड़ा गांव में रहने वाले लोगों तक नहीं पहुंच पाता। वो सोशल मीडिया पर झूठी खबरों को सच मान लेते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि लोग डर के मारे टीका लगाने आ रही स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर नदी में छलांग लगा देते हैं। हो ही का मौत हुई तो इससे मर जाए अपना मौत अपना मेरे नंद के ससुर खत्म हो गए टीका लगवाने के बाद, तो उसमें 1.5 लाख तक तो नहीं लगवाने चाहिए। तो हमारी तबीयत नहीं सही रहती है, इसीलिए हमको टीका नहीं लगवाना है। ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सराय अकबराबाद से आने वाली आवाजें। एक ऐसा गांव जहां लोगों को कोरोना से ज्यादा वैक्सीन से डर लगता है। एक ऐसा गांव जहां वैक्सीन लगवाना किसी को गवारा नहीं है। सबसे पहले 70 साल के इन बुजुर्ग से मिलिए। दुनिया भर के वैज्ञानिक भले ही इन्हीं की उम्र के लोगों को कोरोना से सबसे ज्यादा खतरे की बात करते हों, लेकिन इस गांव का हर बुजुर्ग मानो इस सच की तरफ पीठ करके बैठ गया है। 500 की दवा देना, हम मर गए नहीं सह साले दवाई जैसा कर। आपको भरोसा नहीं है कि टीके से कुछ होगा? हो ही का मौत हुई तो इससे मर जाए अपना मौत है तो हमारा टीका नहीं लगा। आप न लगे। वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम होना पुरानी समस्या है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी में ये समस्या खौफ में तब्दील हो चुकी है। आपको बता दें कि ये वही गांव है जहां कुछ दिन पहले वैक्सीन लगने के डर से लोग नदी में कूद गए थे। आखिर बाराबंकी जिले के सराय अकबराबाद गांव में ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए जब आज तक संवाददाता अभिषेक मिश्रा यहाँ पहुँचे तो उन्हें गांव में वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में एक अजीब सी उलझन देखने को मिली। अभिषेक मिश्रा ने जब 45 साल की सुमन देवी से इस बारे में पूछा तो पता चला कि टीके को लेकर लोगों की आशंका एक अदृश्य खौफ में तब्दील हो चुकी है। सुमन जी, आप टीका नहीं लगवाना चाहती हैं? नहीं, हम नहीं लगवाना चाहिए। क्यों, क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ? ऐसा का हमारी नंद के ससुर खत्म हो गए टीका लगवाने के बाद, तो उसमें 1.5 लाख तक तो नहीं लगवाना चाहते। अच्छा, क्या हुआ था उनको? उनके कुछ नहीं भाई, ऐसे टीका लगवाया रहे, बस टीका लगाई खत्म हो गया। बाराबंकी के सराय अकबराबाद गांव में वैक्सीन को लेकर झूठ इतनी मजबूती से खड़ा है कि यहाँ रहने वाले हर उम्र के लोगों ने उसे सच मान लिया है और वो ये फैसला कर चुके हैं कि चाहे जो हो जाए, न तो वो वैक्सीन लगवाएंगे और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को लगने देंगे। उसका नुकसान हो जाएगा। नुकसान होता है सब इधर आग दे गई तो लड़कर दवा इंजेक्शन कर गया, भाग गई घर का बने की दवा से का फायदा है उनका। लोगों के मन में वैक्सीन से जुड़ी झूठी बातों ने घर कर लिया है। इसी वजह से जब पिछले दिनों बाराबंकी में स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पहुँची तो नदी किनारे मौजूद लोग नदी में उतर गए, जो काफी समझाने बुझाने के बाद वापस आए। लेकिन ये कोशिश बेकार चली गई, क्योंकि अगर लोगों का भ्रम दूर हुआ होता तो वो इस बारे में बात करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सराय अकबराबाद ये गांव है, बहुत बात की हम लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी दिमाग से भ्रम नहीं हट रहा है और पूरे तरीके से तटस्थ है कि चाहे कुछ भी हो जाए कोरोना का टीका नहीं लगवाएंगे। ऐसे कई परिवार है जो लगातार जागरूकता फैलाने के बावजूद भी अपने इस हट से नहीं हट रहे। ऐसा नहीं है कि प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक करने की कोशिश नहीं हो रही। गांव की आशा वर्कर मंजू सिंह ये असंभव काम को करने में पूरी शिद्दत से लगी है। कह रहे हैं कि हम टीका लगवाएंगे तो हमारे बुखार आ जाएगा और बीमार हो जाएंगे। कुछ लोग सुने हैं कि कह रहे हैं कि मर जाएंगे टीका लगवाने से, तो हम समझाते हैं कि कुछ नहीं होगा। हम लोगों को सबसे पहले टीका लग चुका है, हम लोग स्वस्थ हैं एकदम। लोगों का मानना है कि हम टीकाकरण करवा लेंगे तो इससे
और बीमारियां फैलेंगी, बुखार आ जाएगा और हम खत्म होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे अफवाहें फैलाते हैं। अब ये महिलाएं ज्यादा तो फैलाती हैं। कोरोना से लड़ने के लिए देश में 60 से 70% लोगों को वैक्सीन लगना जरूरी है। ऐसा तभी होगा जब गांव में रहने वाले लोगों को न सिर्फ टीका लगे बल्कि वैक्सीन से जुड़े झूठों का भी इलाज हो। एक तरफ सरकार की तैयारी कि 1 जून से उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष में सभी को कोरोना का टीका दिया जाए, लेकिन वहीं गांव में भी अफवाहें और भ्रम इस कदर व्याप्त हो चुका है कि लोग टीका लगवाने से मना कर रहे हैं। आलम यह है कि हमें देखते ही दूर भाग जाते हैं। साफ है कि ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का टीका जन जन तक पहुंचाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। बाराबंकी से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर झूठ की बरसात हो रही है। ऐसा ही एक झूठ नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर ल्यूक मॉन्टेनियर के नाम से फैलाया गया। यह दावा किया गया कि जिसने भी टीका लगाया है उसकी मौत 2 साल के भीतर हो जाएगी। आपने भी ऐसा मैसेज व्हाट्सएप पर देखा होगा। इसे पीआईबी फैक्ट चेक ने झूठा करार दिया है। वैक्सीन को लेकर हमारे किसी दर्शक के मन में कोई शंका न रहे, इसके लिए अब हम आपको एक्सपर्ट्स की भी राय सुना देते हैं। वैक्सीन बाहर भेज दी, नकली वैक्सीन यहाँ रख ली। हम में से कुछ लोग जाने क्यों बजाय जनता का हित देखने के लिए जनता के अंदर भ्रांति फैलाने में लगे हुए हैं, अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं कि भाई यहाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जो वैक्सीन बनती है, वैक्सीन एक ही प्रक्रिया से बनाई जाती है। जो वैक्सीन भारत में दी गई है, जो वैक्सीन भारत से बाहर भेजी गई है, सब एक ही विधि से बनाई गई है। जिन लोगों को, जिन व्यक्तियों को शुगर, बीपी या दूसरी तरह की गंभीर बीमारियां हैं, जिन बीमारियों में या तो कोविड-19 बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, या जिन बीमारियों में यदि कोविड-19 बीमारी हो जाए तो उनमें इस बीमारी के सीरियस होने का खतरा बढ़ जाता है, जान जाने का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे व्यक्तियों को वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। और अभी तक वैक्सीन लेने से पहले किसी भी तरह की जांच के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद में 1-2 दिन तक बुखार, बदन दर्द वगैरह समस्याएं आ सकती हैं। ये किसी भी तरह से इस बात का प्रमाण नहीं है कि घटिया वैक्सीन है। ये इस बात का प्रमाण है कि वैक्सीन शरीर के अंदर काम कर रही है, शरीर के अंदर शरीर उसको प्रतिरोध कर रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि हर देशवासी को कोरोना का टीका जरूर लग जाए, लेकिन अफवाहों के शिकार लोग तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि उन्हें भगवान पर भरोसा है, तो कोई बहाना बना रहा है कि उसका तो आधार कार्ड गुम हो गया। कुछ नहीं होगा इसीलिए तो क्या है, हमको चैलेंज है, अपन पर नहीं होगा। सुई लेने से बाबा क्या हो जाएगा? कोई सुई लिए ही नहीं है अभी। हम ले मरना है तो उनको मरना है, नहीं हम नहीं। अरे आप नहीं मरेगा, आपके परिवार कुछ नहीं, ऊपर वाले पे हमको भरोसा है। अरे आपको ना अपने पे भरोसा है, बच्चा लोग का ध्यान रखिएगा ना जी। वो तो सबको ध्यान रखेंगे वही ऊपर वाले। जी जी। एसडीएम साहब समझा रहे हैं कि भाई कोरोना का टीका लगवा लो, लेकिन भाई तो उन्हें अध्यात्म और दर्शन समझा रहे हैं। दुहाई दे रहे हैं कि उन्होंने तो कभी सुई लगवाई ही नहीं। कुछ नहीं होगा इसीलिए तो क्या है, हमको चैलेंज है, अपन पर नहीं होगा। सुई लेने से बाबा क्या हो जाएगा? कोई सुई लिए ही नहीं है अभी। हम ले मरना है तो उनको मरना है, नहीं हम नहीं। अरे आप नहीं मरेगा, आपके परिवार कुछ नहीं, ऊपर वाले पे हमको भरोसा है। अरे आपको ना अपने पे भरोसा है, बच्चा लोग का ध्यान रखिएगा ना जी। वो तो सबको ध्यान रखेंगे वही ऊपर वाले। जी जी। ये बिहार के कैमूर जिले का गांव तरैथा है, जहां टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी गए थे। कुछ जागरूक लोगों ने तो खुशी खुशी टीका लगवा लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अड़ गए। कोई सुई लिए ही नहीं है अभी। हम ले मरना है तो उनको मरना है। गांव में एक से बढ़कर एक बहानेबाज। किसी को टीके से डर लगता है, किसी को टीका सूट नहीं करता, तो किसी का कागज नहीं मिल रहा है। जी हाँ, इन्हें देखिए, ये बता रहे हैं कि उनका आधार कार्ड ही गायब हो गया है।
ये नाटक नहीं चलेगा। और हेराइल बात तो कल से काम हेरा जाएगा। लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, इस नाते जिला प्रशासन ने खुद पहल की, ऐसे इंतजाम करवाए कि लोगों को उनके गांव में ही टीका लग जाए। इन लोगों में जागरूकता की कमी है, थोड़ा मन में अलग टाइप की भ्रांतियां भी हैं कि टीकाकरण से क्या क्या ये हो सकता है। उनके मन को भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम लोग आज आए हुए थे जागरूकता अभियान के तौर पे। सभी लोगों से मेरी यही अनुरोध रहेगा कि टीका जरूर लें। टीका से आपको हमेशा फायदा ही होने वाला है। और सरकार दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।